वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके अंदर जो सीड्स होती हैं, जो बीज होते हैं, उस तरीके से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिस तरीके से आपको ये नजर आ रहा है। इस वजह से वो क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं होते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, सामने पॉजिटिव होगा तभी तो डेविएशन होगा, अदरवाइज तो वो उसके पास आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपको इसके साइन के साथ लिखना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको -e के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ये दिमाग में उठा के रखिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग, उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एटम का वन शॉट। इसके अंदर काफी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट हो जाए एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर, चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि यार जे थॉमसन जी ने कैसे चीजें की, उसके बाद में कैसे उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स आए उनको दूर किया, और रदरफोर्ड जी हमारे उसके अंदर आए फ्रेम के अंदर। देन उसके बाद में उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपको पता है। देखो, जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, आगे डिस्कवरीज कब होती हैं उसी चीज के लेके वो होती हैं, तब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, उस कमी को कोई दूर करता है तो उसका मॉडल हम लोग देखने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में चीजें हुई, तो इस तरीके से क्या हुई, चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, तब जाके यहाँ पे हम लोगों को चीजें पढ़ने को मिलती हैं। अब ऐसे ही क्या हुआ, सबसे पहले जे थॉमसन जी ने एटम के बारे में कुछ बताया, अब उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ चीजें थी जो उन्होंने नहीं बताए थे, उसको लेकर रदरफोर्ड जी आ गए, अपने दो स्टूडेंट्स थे उनके साथ मिलकर, ठीक है। देन आगे फिर अब इसके अंदर भी कोई चीजें कमी रह गई, ड्रॉबैक्स आए, तो उसको किसने दूर किया, बोहर ने हमें उनके बारे में चीजों को बताया। अब बोहर ने हमें जो चीजें बताई तो उनके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर थी। अब कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर है उनको देखते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो मैं आप सभी को समझा दूंगा। सेकंड आप सभी को रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे। थर्ड में हम लोग बोहर के बारे में देखेंगे कि कितने उसने पोस्टुलेट दिए थे। उसके अलावा क्या हमारी रेडियस, स्पीड, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी क्या होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसके अंदर जिक्र करने वाले हैं। ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि भैया एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे आपको मिलता है, और लास्ट जो है आपका बोर्ड का टॉपिक होता है जिसको आप लोगों को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि विद द हेल्प ऑफ आप लोग यहां पे क्या करते हो, डी ब्रॉयस आप लोग यहां पे ड्रॉ करते हो और उसको क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो कि उसको सेकंड पोस्टुलेट जो आपका होता है बोहर का, उसको, यानी कि सर ये पूरा इसके अंदर हमारा सिनेरियो है जिसको हम लोगों को यहां पे देखना है और बहुत आसानी से समझना है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है सर जे थॉमसन से। जे थॉमसन जी कौन थे, इन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल कहां से आया, किस तरीके से हुआ, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे जे थॉमसन जी के नाम के एक साइंटिस्ट थे। अब देखो यार, आपको पता है कि जिंदगी में आपको एक चीज याद रखनी है कि देखो ये एटम की बात हुई थी ना, तो एटम से पहले जब ये जे थॉमसन जी आए, इससे पहले बहुत सारी और थ्योरीज भी आई, लेकिन इसको क्या किया गया, इसके आसपास की थ्योरी थी तो इसलिए इसको मान लिया गया था। अब क्या इन्होंने बताया था, जे थॉमसन जी ने बेसिकली 1898 के अंदर ये थ्योरी अपनी दी थी। अब इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि जो हमारा, आप सभी ने वाटरमेलन देखा है, सीधा सिंपल एक याद रखिएगा, वाटरमेलन आप सभी ने देखा है, वाटरमेलन के अंदर एक पल्प होता है और कुछ सीड्स होते हैं। तो इन्होंने बोला कि यार जिस तरीके से उसके अंदर वो पल्प होता है उसी तरीके से हमारे एटम के अंदर हमारा जो प्रोटॉन होता है ना भाई, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके अंदर जो सीड्स होती हैं, जो बीज होते हैं, उस तरीके से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिस तरीके से आपको ये नजर आ रहा है। इन्होंने बोला कि जो स्पेरिकल, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके अलावा जो ये हमारे सीड्स है उनको क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज इन्होंने बोल दिया था। सीड्स जो उसके अंदर थी, बीज हमारी थी। अब इसके अलावा एक और चीज थी, वो थी हमारा प्लम पुडिंग की बात कर रहे हैं, तो एक केक होता था यूके, अभी अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं यूके और जो यूनाइटेड किंगडम आप लोगों का है उसके अंदर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे केक बहुत फेमस था, जिसके अंदर क्या होता था कि वहां पे केक के ऊपर क्या होता था, ड्राई फ्रूट्स को डाला जाता था। तो वो उन्होंने इसी तरीके से बोला कि यार जो केक होता है ना, उस केक के अंदर जिस तरीके से ड्राई फ्रूट्स होते हैं उस तरीके से क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर। ये उन्होंने वहां पे बोल दिया था, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया था, वो फेमस था, इस वजह से उसको क्या बोल दिया गया था, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल दिया गया। वाटरमेलन जो हमारा मॉडल है उसको भी ये बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई ये बताई दिया। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर द एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। इन्होंने बता दिया था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे हमारे वाटरमेलन के अंदर हमारे सीड्स होते हैं। ये इन्होंने अपने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर बता दिया था कि भैया ये चीजें हैं ऐसे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब ये जो है इसी को हमने क्या बोल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल बोल दिया था। अब सबसे बड़ी बात आई, सर इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमें बोला कि यार जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर आपका पल्प होता है उस तरीके से क्या होता है, वो उसके वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन, पॉजिटिवली चार्ज। ये इन्होंने बोल दिया। अब आगे जाके क्या हुआ, हमारे ऑर्नेट रदरफोर्ड जी आए।
अब सबसे बड़ी बात यह आई यार कि इन्होंने ये तो बोल दिया कि यार पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया अपने दोस्त स्टूडेंट के साथ और उन्होंने कुछ डेटा हम लोगों को दिया। चलिए उस डेटा पे बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसको समझने की जरूरत है। ये अपने सामने क्या लेके आए बेटा, अगर मैं इसकी बात यहां पे करूं तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ। बोले सर यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप किया और इसके अंदर क्या किया कि इन्होंने एक जिंक सल्फेट की क्या कह रही है एक स्क्रीन लगाई, उसके साथ क्या किया एक माइक्रोस्कोप है उसको डिटेक्ट लगा दिया, जो क्या कर सके यहां पे जितने भी हमारे अल्फा पार्टिकल्स आएंगे उनको डिडक्ट कर पाए कि भैया कितने अल्फा पार्टिकल्स कहां हैं। इसके साथ ही इन्होंने क्या ले लिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए एक जो वहां से अल्फा पार्टिकल निकल सके वो इन्होंने ले लिया। अब सबसे बड़ी बात यहां पे देखने को मिली कि यार किस तरीके से क्या हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहां पे गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल की थिकनेस अबाउट 210 नैनोमीटर के अराउंड थी, या मैं बोल सकता हूं 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के अराउंड थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में आता है कि सर ये गोल्ड फॉइल क्योंकि बेटा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, कितना भी पतले से पतला ये क्या करना चाहते थे, बहुत पतले से पतला लेयर लेना चाहते थे। तो आपको पता है गोल्ड से ज्यादा किसी की भी लेयर नहीं बन सकती। 1 ग्राम गोल्ड से आप लोग 1 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, बहुत पतला वाला जो टूटेगा नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज है। कितनी थिकनेस थी, 210 नैनोमीटर आपकी थी, यानी कि 2.1 कितना था, 210 थी, 210 नैनोमीटर थी, जिसको आप लोग लिख सकते हो 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब बात आई यहां पे क्या हुआ कि बोला सर यहां पे क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया गया, इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराया गया। अब क्यों बम्बार्डिंग कराया गया, उसके पीछे का रीजन आप समझिएगा। आपको पता है कि जे जे थॉमसन जी ने आपसे बोला था कि यार जो भी आप लोग एटम लेते हो, अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यही तो उन्होंने बोला था, पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बोला मान लिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन। लेकिन सर इन्होंने जब उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो परफॉर्म करने पर पाया कि यार मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना डेविएट हुए निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना डेविएट निकल रहे हैं। यानी कि जे जे थॉमसन जी ने जो आपको बोला, क्या बोला उन्होंने आपको बोला कि यार आपके जब पूरे के पूरे जो ये एटम है इसके अंदर हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इसके वॉल्यूम के अंदर क्या है बेटा, इसके वॉल्यूम के अंदर क्या है वो सर जो यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन। लेकिन सर ये तो सारी चीजें गलत साबित हो रही, क्यों, क्योंकि जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराया और बम्बार्डिंग कराने पर देखा कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए। अब मोस्ट ऑफ द कितने थे, 99.86% के अराउंड जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना बिना डेविएट होके निकल गए। इनका सर चकरा गया, यार ऐसा कैसे, जे जे थॉमसन ने हमें ऐसे बताया। फिर इन्होंने देखा कि चलो और देखते हैं, इन्होंने कराया, बम्बार्डिंग कराते रहे 0.14% अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, डेविएट हुए। अब डेविएट होने के पीछे का रीजन क्या है, अल्फा पार्टिकल अपने आप में किस नेचर के, पॉजिटिव नेचर के। और उन्होंने हमें क्या बोला कि उन्होंने हमें बता दिया था कि यार आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जो यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, पूरे होल वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर पूरी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ये अल्फा पार्टिकल सारे के सारे डेविएट होने चाहिए थे। 99.86% अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए नहीं निकलने चाहिए थे। इनका मतलब ये हुआ, अगर ये डेविएशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.14% जिस पार्ट है उसमें हमारा क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल थे 0.14% वो क्या हुए, हमारे डेविएट होने लगे। यानी कि सर इससे एक चीज समझ में आ गई कि जो ये पूरा एटम है, एटम के छोटे से पार्ट के अंदर उसके सेंटर के आसपास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कहानी वहां तक पहुंच गई, क्या हुआ, उसके सेंटर के ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि सर यहां पे एक चीज समझ में आ गई कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसका एटम का वो क्या है, होलो है, खाली है, जिस वजह से ये क्या हो रहा है, बिना डेविएट हुए निकल रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको कुछ यहां पे डिस्कवरीज के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी ने 909 के अंदर की थी। इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और यहां पे अगर मैं मास की बात करता हूं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं न्यूट्रॉन की, तो आपको पता है चैडविक जी हमारे थे। और इसके बाद में कब इसको क्या था, 1932 के अंदर इसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। इसके बाद में आती है इलेक्ट्रॉन की बारी। इलेक्ट्रॉन को किसने बताया, जे जे थॉमसन जी ने बताया। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसके अलावा मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आप सभी का इसका क्या हो जाता है, मास आप सभी को देखने को मिल जाता है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं।
सबसे पहले ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है, यानी कि देखो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, लोड ब्रिक्स क्यों लगाई गई है, बोला सर इसको सीधा निकालने के लिए, सीधा मतलब ये एक स्ट्रेट उसमें जा सके, इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए राइट है। सामने क्या किया इन्होंने, क्या लिया, एक आप लोगों की क्या ले ली, गोल्ड फॉइल ले ली। गोल्ड फॉइल किस ऑर्डर के लिए, 210 नैनोमीटर, यानी कि 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर आप लोगों की थी। यह अल्फा पार्टिकल्स हुई। यहां पे आप सभी ने देखा कि सर कुछ हमारे डेविएट हो रहे थे, ये जिंक सल्फेट की स्क्रीन थी, डिटेक्ट करने के लिए क्या लगाया था, माइक्रोस्कोप लगाया था, जो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था रेगुलरली, हम लोगों को बता रहा था कि किस एंगल पे कितने हमारे ये डेविएट हुए, किस एंगल पे कितने हमारे डेविएट हुए हैं। यह आप लोगों का क्या था, पूरा ये मॉडल था एक्चुअली में। अब यहां पे कुछ रिजल्ट्स आपके सामने देखने को मिले। अब देखो जैसे मैंने आप सभी को बताया, अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द 21483 BI यानी इसमें रेडियो एक्टिव सोर्स। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स से हमने क्या किया, इसको निकाला था। ये सारी चीजें आपको है। द बीम वॉज अलाउड टू फॉल ऑन थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ऑफ थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर की। जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको यहां पे बता दी। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर observed through a rotatable detector consist of zinc sulfide screen and a microscope। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अब यहां पे कुछ रिजल्ट्स थे, मैं वो आपको यहां पे बताना चाहूंगा। जैसे क्या था, अगर मैं रिजल्ट्स की बात करता हूं, थोड़ा समझिएगा। पहला रिजल्ट क्या था इनका, बस सिर्फ पहला रिजल्ट था कि 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे, उनके अंदर नो डेविएशन देखने को मिला था, यानी कि उनके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0.14% जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे बेटा, यहां पे डेविएट हुए थे। यानी कि एक चीज समझ में आ गया, इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट है, मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है बेटा, इसका होलो है। क्या है बेटा जी, होलो इसका है। इस वजह से आपको समझने की जरूरत है, क्या है बेटा इसका, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, होलो है। दिमाग में बिठा लीजिए, किसका होलो है, ये होलो जो है, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका है, ये सर हमारा है एटम का। अब इसका रिजल्ट्स क्या आए थे वो भी देख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 in 800 वो क्या हुए थे बेटा, अगर मैं 1 in 800 की बात करता हूं तो वो मोर देन हमारे में, अगर सीधा सिंपल बोलूं, देखो आपको एक चीज याद रखनी, 2-3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर लगभग ये मान के चलिए 1 in 8000 वो क्या हुए, यहां पे डेविएट हुए, ठीक है। और उसके अलावा यहां पे बहुत कम ऐसे थे, यानी कि मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट ये मान के चलिए बहुत कम ऐसे थे जो क्या हुए, यहां पे रिफ्लेक्ट बैक हुए, यानी कि 180 डिग्री पे वापस गए थे। अब यहां पे 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री पे क्या हुए, हमारे यहां पे रिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि 1 डिग्री से ज्यादा हुए थे। समझ में आए, 0.14%। दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा इन चीजों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं। मैंने जो आपको बताया कि देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम इज एम्प्टी स्पेस, यानी कि होलो है। मैंने आपको समझा दिया था, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत छोटे से स्पेस के अंदर है, जिसकी वजह से 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, डेविएट हुए। अदरवाइज वो डेविएट नहीं होते। अगर ये पूरे में होता तो वो क्या होता सर, उनका तो वो सारे के सारे डेविएट हो जाते। लेकिन अगर सर ये बहुत छोटे से हिस्से के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी से वजह से तो 99.86% अल्फा पार्टिकल्स है वो बिना डेविएट हुए निकल गए। क्यों, क्योंकि सर बहुत छोटे से हिस्से के अंदर। अब इसने बोला द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कंसंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। यहां से हमारी बात हुई कि न्यूक्लियस के अंदर कौन था, पॉजिटिव चार्ज था। अब न्यूक्लियस के लिए आप लोग चैप्टर पढ़ते हो न्यूक्लियस अगले, जिसके अंदर आप लोग पढ़ोगे कि इनसाइड क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप सभी के होते हैं। मैंने आपको बता दी किसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो यानी कि सर हमारे डिस्कवरी करने वाले कौन थे, अर्नॉट रदरफोर्ड जी हमारे इसके थे। समझ में आ गया। अब बात आती है सर इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हुए होंगे, ड्रॉबैक्स हमने इसके बता दिए, कंक्लूजन और ये तो हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यहां पे क्या हुआ, एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोला जाता है बेटा, क्लोजेस्ट अप्रोच है। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब यह है कि सर यहां पे हमारा अल्फा पार्टिकल है उस न्यूक्लियस के कितने पास में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोल देते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको यहां पे पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन आप सभी को लगाना पड़ता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी चीजें आप सभी को यहां पे देखने को मिलती हैं। अब जब आप लोग इनको सॉल्व करते हो, आपको पता है इनिशियली इनके बीच में जो मैं बोलूंगा सर, इनिशियली इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, हमें भी नहीं पता कितनी है, लेकिन हमने बोली बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइक मैं बोल देता हूं कि लगभग इंफिनिटी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी।
ठीक है। सेकंड, जब हम लोग बात करते हैं तो सर जब ये रुक जाएगा तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन सर इसके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि बीच के डिस्टेंस है। क्योंकि आप सभी ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबने पढ़ा था। समझ में आ गई बात। यानी कि सर यहां पे जब आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों को यह पता है कि भैया इनिशियली जो आप लोग देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल्स टू क्या होगी बेटा, वो आपकी हो जाती है 2ZE² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको बोल सकते हो नॉट बोल दीजिए आर मिनिमम। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आएगी आपको, बहुत सारे बच्चों को आएगा कि सर ये 2Z कहां से ले लिया आपने, कहां से ले लिया 2ZE²। मैंने बोला यार देखो चार्ज की बात आप लोग करते हो, मुझे नहीं पता, यहां पे ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है ना कि यार आप लोग आगे जाके देखोगे ये आपका क्या हो जाता है AZ होता है। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर आप लोग किस तरीके से डिसाइड करते हो बेटा, एटॉमिक नंबर की जब बात की जाती है ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितना। यार नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात है तो Z हो गया। अब मैंने बोला कि सर एक वैल्यू ले लीजिए, मैंने बोला कि चार्ज कितना हो जाएगा ZE हो गया, तो इसके अंदर कितना चार्ज हुआ ZE हो गया। और यहां पे आपके पास कौन है, बोला सर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के चार्ज कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, क्योंकि 2 आप लोगों का है, 2 आप लोगों का है। अब ये 2E क्यों लिखा, E इसलिए लिखा क्योंकि आपकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। और आप लोग जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाती है कितना होता है, बोले सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाती है कितना हुआ, बोले सर वो हमारी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की वजह से ही दिखती है, उसके अलावा और ऐसा अलग से कुछ उसके अंदर नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, बोले सर पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग रिलीज करते हो तो उसकी वजह से क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट है। और जब हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं तो जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो तो वहां पे हम लोग क्या बोल देते थे नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब सारी टर्म्स को आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब यहां पे क्या हुआ कि सर अगर मैं इसको देखता हूं यहां पे तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यार यहां पे आपको पता है कि आपके काइनेटिक एनर्जी का ये है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर के Q1 यानी कि 2EZE डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोला सर इनके बीच की दूरी यानी कि R0, इसकी वैल्यू क्या होती है, बोला सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये फाइनली कितना हो जाता है 2ZE² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R0। R0 की जगह आप लोग R मिनिमम भी रख सकते हो। अब मेरे को एक चीज बताओगे तुम लोग की जब काइनेटिक एनर्जी की बात है तो बोला सर जितनी ज्यादा मैं इसको काइनेटिक एनर्जी दे दूंगा उतना ज्यादा इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम जो अप्रोच की है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि उसके उतने पास में चला जाएगा। बोला सर कितनी होती है ये लगभग तुम लोग जो मैक्सिमम दे सकते हो ना वो अप्रोक्सीमेटली 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग दे सकते हो मैक्सिमम की। अगर मैं बात करूं तो कितनी मैक्सिमम हो सकती है, बोला सर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी की हो सकती है। कितनी हो गई 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी वजह से इसका जो अगर मैं बोलूं कि R0 कितना आ जाएगा वो लगभग 30 FM के अप्रोक्स आ जाएगा। FM का मतलब क्या होता है फर्मी मीटर, यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इतना ये इसके क्या हो जाएगा बेटा पास में चला जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना था कि सर चीजें इसके अंदर क्या है। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है सीधा सिंपल कि तुम लोग उस न्यूक्लियस के कितने पास में पहुंच रहे हो, कितने ज्यादा उसके करीब जा रहे हो, उसकी बात है। समझ में आ गई, क्योंकि अब आपको पता है ना क्लोजेस्ट अप्रोच की बात है, कुछ क्या हो जाएंगे यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, उसके पीछे का रीजन ये है कि सर अगर मैं बात करूंगा कि सीधा का सीधा ये अगर पॉजिटिव चार्ज है जहां पे, अगर मैं सेंटर पे बात करता हूं, अगर सेंटर पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेंटर पे आप सभी जानते हो कि यार पॉजिटिव चार्ज है आपका। कैसे पता लगा, क्योंकि सर आप लोगों के अल्फा पार्टिकल अगर डेविएट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से वो क्या हो रहे हैं डेविएट हो रहे हैं। अदरवाइज नहीं होते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, सामने पॉजिटिव होगा तभी तो डेविएशन होगा, अदरवाइज तो वो उसके पास आ जाते। समझ में आई बात, क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम लोग जानते हैं तो आगे हम लोग आगे जाते हैं। तो देखो ये आपके सामने मैंने यहां लिखी रखा है कि अगर यहां से R0 को इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगी। अब यहां पे बात आती है बेटा जो इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर की बात हम लोग यहां पे करते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब यह है कि बेटा बीच में आप सभी जानते हो कि अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगर सेंटर से यहां पे कोई आता है और ऊपर से मैंने अल्फा पार्टिकल को डाला तो यहां पे क्या है कि बिना डेविएशन के चला गया, तो इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस होता है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोल देते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर हम लोग इसको बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला आप सभी के सामने। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इसकी ड्रॉबैक्स क्या हुए। देखो इसके दो ही ड्रॉबैक्स थे। पहला था कि ये इसकी जो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। बोले सर स्टेबिलिटी के बारे में कैसे हुआ, किस चीज से हुआ, यार इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना,
बेसिकली क्या करता रहता है, वो एटम के चारों तरफ क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। और जब वो रिवॉल्व करता रहता है तो आपको पता है उन्होंने बोला कि यार ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करता रहता है। अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी लूज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें जाके ये क्या होगा, एटम से जाके टकरा जाएगा, यानी कि उसके न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा। और न्यूक्लियस के जाके टकरा जाएगा तो न्यूक्लियस में टकराने की वजह से क्या हुआ भैया, ये न्यूक्लियस को तबाह कर देगा, यानी कि पूरा का पूरा एटम तबाह हो जाएगा, यानी कि कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन्होंने नहीं बताई। सेकंड चीज आप सभी को पता है कि अगर कोई भी चीज अगर एनर्जी रेडिएट कर रही है तो उससे हमें कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाके आप लोग बोहर के अंदर जब पढ़ोगे वहां पे पता लगेगा कि सर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर आता है तो उस टाइम पे जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको क्या करता है, वो निकालता है। और जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालता है तो उसकी वजह से क्या होता है सर, उसके अंदर हमें जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप सभी को वहां पे देखने को मिलता है। तो यानी कि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। समझ में आई बात? तो ये कैन नो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये दो चीजों को, यानी कि ना तो उन्होंने स्टेबिलिटी को उसके बारे में बताया और ना ही वो बता पाए थे उसके स्पेक्ट्रम के बारे में, जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है कि भैया जब एनर्जी कोई लोग लूज कर रहे हैं तो इसका स्पेक्ट्रम हम लोगों को मिल पाए। ये दो चीजें आप सभी के सामने आ गई। अब थर्ड जो चीज है, अब इनको अब देखो, आपने देखा कि पहले जब जे थॉमसन जी थे उन्होंने अपना मॉडल दिया, उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे मोस्ट जो उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बोल दी थी वो ये थी कि आपका जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है उसके अंदर क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और जिस तरीके से उसके अंदर जैसे वाटरमेलन के अंदर बात करते हैं तो जैसे सीड्स होती हैं उस तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर। समझ में आई? तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उस चीज को इन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने बोला कि जो चार्ज है ना वो बहुत छोटे से पार्ट के अंदर है, जिसको इन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया था? न्यूक्लियस इन्होंने नाम दे दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बोहर ने अपने 3 पोस्टुलेट्स के बारे में बताया। पहला पोस्टुलेट इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, ये क्या करता है, न्यूक्लियस। अब इन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो सर्टेन ऑर्बिट के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्या करता है? चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता, यानी कि विदाउट लूजिंग या विदाउट एमिटिंग रेडिएशन, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। सेकंड चीज उन्होंने बोला कि यार जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिन भी ऑर्बिट्स के अंदर, क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, वो क्या होगा, किन के अंदर करेगा, वो करेगा जिनका जो आप लोगों का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन। अब एन है आपका तो h बाई 2 पाई के आपका मल्टीपल होगा। h क्या होता है? यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, विद द स्पीड ऑफ v वो रोटेट कर रहा है और किसके अंदर, r जो उसकी रेडियस है उस ऑर्बिट के अंदर, तो उस केस में आप लोगों का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई आप सभी का हो जाता है। ये थोड़ा सा आप सभी को समझने की जरूरत है। n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से आपका ही होता है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इसके थर्ड पोस्टुलेट से। थर्ड जो पोस्टुलेट था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने बोला, पढ़ना इसको ढंग से, देखो क्या बोला, व्हेन द एटम रिसीव एनर्जी आउटसाइड देन क्या होगा, वन ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन लीव इट्स ऑर्बिट एंड गोज टू दी सम हायर ऑर्बिट। दिस स्टेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब पता है क्या, सिंपल देखो, मैंने बोला सर आपकी कुछ ना कुछ ग्राउंड स्टेट है, मैंने बोला ठीक है ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और ये तुम्हारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। मैंने बोला कि सर ये n बराबर क्या है बेटा, 1 है। अगर ये n बराबर 1 है, इसको मैंने इसका नाम क्या दे दिया बेटा, इसको नाम दे दिया है ग्राउंड स्टेट। क्या हो गई है ये तुम्हारी, क्या हो गई है, ग्राउंड स्टेट आप सभी की हो गई है। सेकंड चीज अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। क्या हो जाएगी बेटा, एक्साइटेड स्टेट हो गई है। और इसके अलावा इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, बोलो सर इसको बोल सकते हो n बराबर 2, यानी कि n बराबर 1 हुआ, n बराबर 2 हुआ, राइट है मेरे भाई, n बराबर 1 हुआ, n बराबर 2 हुआ, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। मैंने बोला कि सर अगर इसको तुम्हें देखना है तो क्या चीज समझ में आ रही है तुम्हें, बोल सर यहां पे क्या होगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है इस जगह, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से एनर्जी लेगा, बाहर से एनर्जी लेगा, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 11 के अंदर, बाहर से एनर्जी लेगा और इस एनर्जी को लेके क्या करेगा, अपनी स्टेट को छोड़ के चला जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट को छोड़ के चला जाएगा। ये एनर्जी मैंने कितनी दे दी है, ई आप सभी को दे दी है। मान लीजिए इस वाले में इसकी एनर्जी कितनी थी, E1 थी, यहां पे कितना है, E2 है। यानी कि सर अगर E2 की बात की जाती है तो E2 किसके बराबर होगा, बोला सर E प्लस में
E1 के बराबर होगा। और E कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा E2 माइनस E1। दिमाग में बैठा के रखिए, E की वैल्यू को आप लोग क्या लिख सकते हो, बोला सर HF लिख सकते हो इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और F इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बोला सर ये हो जाता है E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H, यानी कि सर ये इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बेटा, ये आप लोगों की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गई है कि सर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है अपनी स्टेट छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, जब वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा। अब ये एनर्जी कहां से लेगा, बोला सर जो भी इसके ऊपर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएंगे, लाइट क्या होती है, बोला सर इन द पैकेट्स, या मैं बोलूं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स होती है। तो वो फोटोन्स की एनर्जी को क्या करेगा, ये अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद में अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट के अंदर चला जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि ये हायर स्टेट के अंदर 10⁻⁻8 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता है। उस 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ये वापस आ जाता है। क्या होता है, 10⁻⁸ सेकंड से ज्यादा वो वहां पे नहीं रहता है, यानी कि उतनी देर में ही वापस ही आ जाता है। और आने के टाइम पे क्या होगा कि अगर ये वापस आएगा तो जो भी इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, बाहर क्या कर देता है, इमिट कर देता है। क्या करता है, उसको रेडिएट कर देता है। और वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है EMW के फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। वो एनर्जी को क्या कर देता है, जो भी एनर्जी इसने ली थी उस एनर्जी को क्या करेगा, यहां से बाहर रेडिएट कर देगा। तो ये इनका तीसरा पोस्टुलेट था जो आपके सामने आ गया है कि भैया किस तरीके से इसके अंदर चीजें। देखो ये लिखा हुआ है ना, द इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट stay only for 10⁻⁸ second and returns back to the lower orbit. While returning back, the electron radiated energy in the form of the electromagnetic waves. आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर यहां पे एक्चुअली में ये चीजें हुई क्या, समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ गई होंगी। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि सर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं nth ऑर्बिट के अंदर कितनी होती है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो यार यहां पे बात की जाती है nth ऑर्बिट के अंदर रेडियस की बात की जाती है, तो वो कितनी होती है, n² h² डिवाइडेड बाई m π/z E² आप सभी का होता है। अब ये कहां से आता है, आपने पढ़ा था सेकंड पोस्टुलेट के अंदर आप लोगों का क्या था बेटा, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था, बोला सर NH डिवाइडेड बाई किसके था, 2π के। अगर मैं इसको देखता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, MVR आप सभी का हो जाता है। अब आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। यानी कि सर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, और जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो क्या करता है, उसको रोटेशन में मदद करता है। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो उनके बीच में जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होता है Fe। यानी कि वो कोई फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं होता है, वो फोर्स जो उनके बीच में होता है वही फोर्स क्या करता है, उसको रोटेट कराने में मदद करता है। यानी कि वहां से आप सभी ने देख लिया कि भैया Fe इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Fc आप सभी का हो जाता है। अगर मैं Fe की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, बोला सर एक इलेक्ट्रॉन है और सेंटर न्यूक्लियस के अंदर बात करोगे Ze है, तो Zee डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4πε0। और मैंने बोला उनके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है बेटा, R के बराबर है। कितनी है, R के बराबर है, यानी कि R²। और ये कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाता है mv²/r। यहां से आप सभी जानते हो इसकी वैल्यू आप लोग निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, mvr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2π होता है। इसका आप लोग स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद में इसको जब सॉल्व करते हो पूरे को तो आप सभी को मिल जाता है R इज इक्वल टू n²h²ε0 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, m π/z² आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है, m π/z² आप सभी का हो जाता है। यह आप लोगों का क्या होता है, nth ऑर्बिट के अंदर आप लोगों की रेडियस होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपको पता है कि अगर यहां तुम देखोगे कि R को अगर तुम लोग देखते हो तो ये R nth ऑर्बिट के अंदर है, कितना है, n²h²ε0 डिवाइडेड बाई क्या है, m π/z² अगर तुम लोग इसके अंदर देखते हो तो आपको पता है कि सर देखो आपको इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो तुम्हारे पास n नहीं है लेकिन h है, ε0 है, e की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, m की वैल्यू है, लेकिन z की वैल्यू नहीं है। तो यार मैं इसको सीधा सीधा बोल सकता हूं कि Rn इज इक्वल टू 0.529। यानी कि सर जब भी इनकी वैल्यूज को तुम लोग रख के सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.529 इंटू n² डिवाइडेड बाई z, और ये एंगस्ट्रॉम के अंदर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू n² डिवाइडेड बाई z, और ये किसके अंदर चला जाएगा बेटा, एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ये तुम्हारा होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। इफ यू रिक्वायर्ड देन यहां से तुम लोग बोल सकते हो कि Rn जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² होता है,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, z के। तो ये तुम्हारे पास आ गया है, क्या हो गया, nth ऑर्बिट के अंदर तुम्हारी रेडियस कितनी है। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं सर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट n। बोला सर कैसे निकालना है, तो बेटा अभी आपने पढ़ा था mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh, क्या हो जाएगा, NH डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 पाई। क्या होता है, 2 पाई आप सभी का होता है। यहां से देखो आपने R की वैल्यू निकाल दिया, उस R की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, R की वैल्यू को क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आप सभी का क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट n आप सभी के सामने आ जाएगा। अगर आ गया तो इसकी वैल्यूज को भी आप लोग पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है e की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, 2 की भी पता है, यानी कि z और n की आपको नहीं पता है। और z और n की अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कितना लिख सकते हो इसको, v इज इक्वल टू लिख सकते हो बेटा 2.18 इंटू 10⁶, और ये कितना हो जाएगा, इंटू z डिवाइडेड बाई n मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसको स्पीड के रिस्पेक्ट में आप लोग देख सकते हो, यानी कि 2.18 इंटू 10⁶ आप सभी का हो गया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया, कितना हो गया बेटा, 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से तुमने ये दोनों वैल्यूज तो निकाल लिए, तुम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। भैया फ्रीक्वेंसी निकालने का सीधा सिंपल फंडा है, सबसे पहले आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अब टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, आप मुझे एक चीज बताओ, आप सभी ने ये पढ़ा है कि सर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो वो किसके बराबर, एक चक्कर के अंदर मैं बोलूं किसके बराबर कंप्लीट करेगा डिस्टेंस, तो वो बराबर करेगा किसी भी उसकी सर्कमफेरेंस जो होती है ना, अगर उसके सर्कुलर पाथ में है तो उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर क्या कर लेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किससे जा रहा है, v से जा रहा है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, यानी कि r की वैल्यू रख लो। r की वैल्यू कितनी है भैया, अभी पढ़ा है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्या है बेटा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई m पाई z e स्क्वायर। इनटू में करोगे v है, v को जस्ट उल्टा कर दो, v तुम्हारे पास कितना है, बोले सर ये है, तो इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2h एप्सिलॉन नॉट n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोले सर जेड ई स्क्वायर। क्या यही है नहीं है, बताओ क्या यही है नहीं है कि जेड ई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 4 पाई एन क्यूब एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, क्यूब होगा ना, एन क्यूब एच क्यूब, ये आ गया डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा m पाई z स्क्वायर ई टू दी पावर 4। ये तेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू किसकी, टाइम पीरियड की, कितनी हो जाएगी, 4 पाई, क्या हो जाएगा 4 पाई। अब 4 पाई से पाई तो कट ही जाएगा ना यार, हाँ कट जाएगा, पाई से पाई भी तो चला जाएगा, नीचे है ना, तो इस पाई से पाई चला गया, यानी कि सर ये आ जाएगा 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, mz स्क्वायर ई टू दी पावर 4, mz स्क्वायर ई टू दी पावर 4 आप सभी का हो जाएगा, यानी कि 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर mz स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 4। ये टाइम पीरियड हो गया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर जस्ट इसका उल्टा, यानी कि हो जाएगा mz स्क्वायर ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। भैया एक चीज याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी का जो सवाल है ना, ये वाला, यहां पे उसने क्या किया था, z की जगह आपको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाता है ये, तो उस केस में आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी का, तो आपको याद रखना है CUET के अंदर इससे सवाल पूछे गए डायरेक्ट। फ्रीक्वेंसी जनरली आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो इस वजह से आपको वो फ्रीक्वेंसी के बारे में चीजें नहीं पता होती हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना आप सभी को जरूरी है, अन्यथा आप लोग फंस जाओगे। तो कितना हो गया है, mz स्क्वायर ई टू दी पावर 4 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यानी कि सर सीधा सीधा मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, z स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, n क्यूब के, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है यार, मास भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, उसके अलावा एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, यानी कि यहां पे जो चीजें है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल कौन है, z है और n। z का मतलब क्या है, एटॉमिक जो नंबर आप सभी को मिलेगा, और n का मतलब क्या होता है, कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेट के अंदर हम लोग उसको देख रहे हैं। तो ये तुम्हारे सामने क्या हो जाती है बेटा, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं कि भैया एनर्जी लेवल की, तो एनर्जी लेवल से पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी कितनी होती है। यार यहीं पर मैं लिख देता हूं कि एनर्जी कितनी होती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की बात करते हो तो कितनी होती है। सबसे पहले इसको देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, nth ऑर्बिट।
अगर मैं nth ऑर्बिट की बात करता हूं कितना होता है भैया, देखो काइनेटिक एनर्जी सब लोग बचपन से जानते हो कितनी होती है, बोलो सर हाफ mv स्क्वायर होती है। हाफ mv स्क्वायर है तो तेरे पास v की वैल्यू है, v की वैल्यू पुट अप कर दे और सॉल्व कर दे, तेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तेरे पास है या नहीं है, तेरे पास है, कौन सी है, देखो ये रही v की वैल्यू, सीधा सीधा ये रही, क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा 1/2 m इंटू में क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा z का स्क्वायर e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोलो सर 4, ये हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। यानी कि सर सीधा सीधा मैं लिखूंगा m z स्क्वायर e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर। क्या यही तुम्हारे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 1/, में आ जाएगा, बोलो क्लियर है नहीं है। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, बोलो सर m z स्क्वायर, क्या है m z स्क्वायर e टू दी पावर 4 है, h स्क्वायर है, n स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है। समझ में आ गई होगी, अगर ये समझ में आ गई है तो तुमने यहां से इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से तुम लोग क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपको इसके साइन के साथ लिखना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको -e के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ये दिमाग में उठा के रखिए। अगर रखना पड़ेगा तो उस केस में क्या हो जाती है, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी को जब तुम लोग सॉल्व करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है क्या होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाई r है, तो उस केस को जब तुम लोग सॉल्व करते हो तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है -2/8 क्या हो जाती है m z स्क्वायर e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर। यानी कि सर यहां से तुम लोग देखते हो तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई है, कितनी आ गई है, -2/8, माइनस का 2/8 है और m z स्क्वायर e टू दी पावर 4 है, h स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, n स्क्वायर आप सभी के सामने आ गया, ये तुम्हारे सामने आ गई। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये कैसे है, अगर तुम इसको लिखते हो तो बेटा 1/4 की कंडीशन आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसके साथ इसका कंपैरिजन करूंगा तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि सर इसके साथ अगर इसका कंपैरिजन करना है तो नीचे 8 है तो नीचे भी 8 ही होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वजह से -2/8 आपका ये आ जाता है, अन्यथा ये कटेगा तो 1/4 आपका आता है। क्लियर हो गया होगा भैया, अगर ये क्लियर है तो सबसे पहले मुझे बताइए टोटल एनर्जी क्या होती है। बोलो सर टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आप सभी की हो जाती है। यानी कि सर सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/8 है m z स्क्वायर e टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलो सर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर आपका हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2/8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर आपका हो जाएगा। यानी कि सर माइनस का 1/8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर आपका हो जाता है। ये तुम्हारी क्या होती है टोटल एनर्जी। यानी कि सर अगर तुम तीनों का एक कंबाइंड कुछ निकाल के देखते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, भैया पोटेंशियल एनर्जी बराबर है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, और ये बराबर किसके हो जाएगा +2 टाइम्स ऑफ उसकी टोटल एनर्जी के, किसके बेटा टोटल एनर्जी के। बोलो समझ में आया नहीं आया, यानी कि तुम्हारे पास एक रिलेशन निकल गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी आपकी हो जाती है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी आपकी हो जाती है। यहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं सीधे सीधे, तो दिमाग में बैठा के रखना इस रिलेशन को, क्योंकि यहां से CUT नीट जेई सब में सवाल पूछा जाता है इस रिलेशन से डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब सबसे बड़ी कंडीशन जो होती है ना उसको देखो। बोलो सर क्या देखना है, मैंने बोला कि यार आपने यहां पे देख लिया है कि टोटल एनर्जी आपकी इतनी है, ठीक है कितनी है इतनी है, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं, लेकिन यार अगर मैं इस टोटल एनर्जी की जब बात की मैंने इतनी निकाल ली, क्या मैं इस टोटल एनर्जी को और किसी फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि देखो हमने ये देख लिया कि यार टोटल एनर्जी जो है ना बेटा वो कितनी है, टोटल एनर्जी की जब भी बात करोगे तो ये तुम्हारे पास जो है ना ये कितनी आई है -1/8 है, m आ गया, और इसके बाद में क्या है z स्क्वायर e टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। भैया क्लियर है नहीं है, यही तुम्हारे पास है। लेकिन सर क्या मैं इसके अंदर जितने भी मेरे कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज को पुट अप कर देता हूं तो क्या मैं इससे कोई रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्या मैं कोई रिजल्ट नहीं लेके आ सकता। बोले सर बिल्कुल लेके आ सकते हो, तो रिजल्ट क्या कहता है उसको देखिए। अगर रिजल्ट को देखना है तो मैंने बोला यार देखो इसके अंदर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेता हूं, तो ये मास आपको पता है, ई आपको पता है, ये नहीं पता है आपको, यानी कि सर मुझे सिर्फ ये नहीं पता है और ये पता है, ये पता है, यानी कि इन सबकी वैल्यूज को पुट अप कर देते हो भैया, तो ये आपका टोटल एनर्जी जो हो जाती है ना बेटा ये तुम्हारी हो जाती है, कितनी हो जाती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है n स्क्वायर, और ये तुम्हारी आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
समझ में आ गई। तो ये तुम्हारी क्या होती है टोटल एनर्जी, यहीं से आपके सारे कांड स्टार्ट होते हैं, सारे काम स्टार्ट होते हैं, टोटल एनर्जी है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो ये इतनी आपकी होगी। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बोल देता हूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगी, तो ये तुम्हारी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि लाइक हाइड्रोजन एटम है तो टोटल एनर्जी है, इसको ई से लिख देता हूं। तो अगर मैं बोलता हूं कि E1 मेरा जो है ना वो है -13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो इनटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अगर मैं E2 की बात करता हूं तो वो कितनी है -13.6 इंटू में कितना हो जाएगा 1 में N2 का स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, भैया देखो एक ऊपर से नीचे जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा बोले सर उसको हम लोग बोलते हैं E। तो ये कितना हो जाएगा E2 माइनस E1 आप सभी का होता है तो -13.6 इंटू में 1/N2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 13 प्लस में क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 1/N1 का स्क्वायर। तो भैया थोड़ा सिस्टमेटिक लिखोगे तो ये हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिखोगे तो ये हो जाता है 13.6 इंटू में क्या हो जाएगा 1 तो ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। याद रखिएगा मैंने Z को यहाँ पे सॉल्व कर दिया 1, लेकिन नहीं होता है तो ये 13.6 इंटू Z स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये आपको याद रखना, यहां से आपसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं इस पे ई पे, और इसको ई को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम लोग इन द फॉर्म ऑफ इसको लैम्डा भी सॉल्व कर सकते हो। लैम्डा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कहीं भी तो लैम्डा का केस क्या हो जाएगा उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और कर देता हूं। यहां से तो एनर्जी हो गई है, अब मान लीजिए तुमसे बोला जाता है कि एनर्जी निकालिए तुमसे बोला जाता है कि एनर्जी निकालिए। एनर्जी अगर मान लो तुमसे बोला जाता है कि ग्राउंड स्टेट की निकालो, तो ग्राउंड स्टेट पे क्या हो जाएगा N1 बराबर क्या हो जाएगा 1, N1 बराबर 1 होते ही कितनी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यही है या नहीं है, बोला बिल्कुल है। अगर दूसरा बोलता है n बराबर 2 पे देखिए तो 2 का स्क्वायर, अगर यहां पे देखो N2 है तो 2 का स्क्वायर कर दूं मैं इसको, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 यानी कि -13.6 डिवाइडेड बाई 4 तो 4 तिया 12 4 तिया 12 4 चौक 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का आ गया, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। इसी तरीके से आगे तुम बढ़ते जाओगे तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा, यानी कि जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं वो सारे के सारे आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे एनर्जी लेवल इस तरीके से देखते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर मैं यहीं पे बात करूं ना तो थोड़ा सा और सुनिएगा, मैंने बोला कि अगर मुझे लैम्डा देखना है, क्या करना बेटा, मुझे अगर लैम्डा देखना है तो लैम्डा कैसे निकलेगा बोले सर HC होता है, तो इसको नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू आपका हो जाता है, इसको लिख देते हैं RZ स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाता है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे R जो होता है ना इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोल जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, आप सभी इसको बोल देते हो। अगर रिडबर्ग कांस्टेंट है तो हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या बोल देते हैं इसको रिडबर्ग कांस्टेंट हम लोग बोल देते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है कि 1/R की वैल्यू जर्नली जो आपकी होती है ना 913 समथिंग होती है, लेकिन आपको क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि 913 ना लेके इसको 910 911 या 912 एंगस्ट्रॉम से लेके इनको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो नीचे आप सभी की वैल्यू आएगी ना उसको आप लोग यहाँ पे काट पाओगे। क्या कर पाओगे, काट पाओगे। फॉर एग्जांपल नीचे अगर यहाँ पे लिखा आ गया 5R तो 5R से आप लोग इसको कैंसिल कर पाओगे। ये 6R इस तरीके से लिखा आ गया तो उसको आप लोग क्या कर पाओगे कैंसिल कर पाओगे, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा और यहीं पे आप लोग फंसे रह जाओगे। तो इसलिए आपको ये वैल्यूज को याद रखना है कि 1/R की वैल्यू इतनी आपको लेके चलनी है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। अब यहां से मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग पढ़ते हो लाइमन बार्मर सीरीज जो आप लोग पढ़ते हो, आपने देखा हुआ है कि सर अगर मैं सीरीज की बात करता हूं तो लाइमन बार्मर ये कहां से आपको देखने को मिलती है, यानी कि सर आपकी जो ग्राउंड स्टेट होती है ना उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। अब ग्राउंड स्टेट आपकी कितनी है उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। मैंने बोला कि अगर आपको सीरीज को याद रखना है तो देखो एक आपकी होती है लाइमन सीरीज, ठीक है, एक आपकी क्या होती है बार्मर सीरीज होती है, ठीक है बेटा, और दूसरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होती है लाइमन बार्मर पाशियन होती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। इसके बाद में अगर आप लोग जाते हो तो मैंने बोला लाइमन बार्मर पाशियस ब्रैकेट्स हो गई है, ठीक है बेटा, और इसके बाद में क्या होती है पी फुंडा आप लोगों की होती है। इसके बाद में एक और होती है जिसको हम्प्रे बोलते हो, लेकिन हम्प्रे आप लोगों के काम की चीज नहीं है। आपको याद रखना है जब भी लाइमन सीरीज की बात आप लोग कर रहे हो तो लाइमन सीरीज एक्चुअली में होती क्या है बोले सर, लाइमन सीरीज जो होती है ना वो होती है n बराबर 1, यानी कि जिसकी ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 है। यानी कि लाइमन सीरीज को याद रखने का तरीका क्या है, जिसकी ग्राउंड स्टेट क्या है बेटा, जिसकी ग्राउंड स्टेट की मैं बात करता हूं वो क्या है n बराबर 1 है, बस याद रख लो। n1 बराबर क्या है 1 है, और इसकी जो एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो सकती है n2 बराबर कितनी हो सकती है 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 ये।
तो अगर इस तरीके से कोई है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा, उसको आप लोग बोलते हो लाइमन सीरीज, अगर उसकी ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 पे है। अब इसको किसने खोजा था, तो 906 के अंदर लाइमन ने इसको खोजा था। किसने खोजा था, लाइमन ने खोजा था। अब यहां पे आपको यह समझ में आ गया होगा, यानी कि सर अगर आपसे कभी भी बोला जाता है कि भैया इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए, तो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ होता है, यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। ये दोनों के दोनों तो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। यानी कि भैया जिसकी एनर्जी ज्यादा है ना उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। एनर्जी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब आपको पता है जैसे ही आप लोग न्यूक्लियस, जो अगर मैं n बराबर 1 में बात करूंगा तो -13.6 है, उससे ऊपर जाओगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर यहां पे n1 बराबर 1 ले लू, n2 बराबर इंफिनिटी ले लू, तो मेरी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आप सभी को बता ही दिया कि मिनिमम होने के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा तो वो मिनिमम क्यों हो जाएगी, शॉर्टेस्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है, और एनर्जी मैक्सिमम होती है तो आपकी वेवलेंथ मिनिमम होती है। दिमाग में बिठा लेना ये सारी चीजें, एक एक चीज को। इसके अलावा अगर बाल्मर सीरीज की बात करते हो तो बाल्मर सीरीज के अंदर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करता हूं कितने पे होती है, n बराबर 2 पे होती है। पास्चन कितने पे होती है, n बराबर 3 पे होती है। n1 बराबर 3 होता है, और उसके अलावा ब्रैकेट्स होती है, n1 बराबर 4 होता है, और पी फुंड होती है n1 बराबर 5 होता है। यानी कि सर अगर बाल्मर की मैं बात करता हूं तो इसके लिए n1 क्या हो जाएगा, बोले सर n1 इसके लिए हो जाएगा 2, और n2 क्या हो जाएगा, बोले सर n2 यहां पे आप सभी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन सर अगर मैं पास्चन की बात करता हूं तो पास्चन के लिए n1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। n2 बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से जाएगा, आगे चलता जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट्स की बात करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोले सर n1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n2 बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 5, 6, 7, 8, 9, और ये चलता जाएगा। और यहां पे अगर मैं पी फुंड की बात करता हूं कितना हो जाएगा बेटा, n1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, और ये आगे चलता जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से हिम्फ्री की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, n1 बराबर 6 हो जाएगा। n2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 7, 8, 9, 10, और ये बढ़ता जाएगा। यानी कि सर इस तरीके से हमारी ये सीरीजेस आप सभी को देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर ये कौन से रीजन के अंदर लाई करती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि लाइमन सीरीज होती है जो यूवी रीजन के अंदर लाई करती है। किसके अंदर, यूवी रीजन के अंदर। अगर मैं बात करता हूं बाल्मर सीरीज की तो ये किसके अंदर लाई करती है, यूवी रीजन के अंदर। ये किसके अंदर करती है, विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है बेटा। और यहां पे जो ये बाकी बची हुई है ना सारे के सारे किसमें लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। क्या करती है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। जैसे पास्चन है, इंफ्रारेड हो गया, हाई इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रा इंफ्रारेड हो गया, दुनिया भर के सारे हैं, यानी कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है सारी की सारी बाकी बची हुई। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यानी कि सर अगर मुझसे कोई बोलता है कि भैया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे लाइमन सीरीज का। क्या ले लेता हूं बेटा, एक लाइमन सीरीज का एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने बोला कि सर n1 बराबर 1 ले लीजिए, n2 बराबर क्या ले लीजिए, इंफिनिटी ले लीजिए। तो इस केस में आप लोग क्या निकालोगे, 1 अपॉन लैम्डा जो होगा ना, लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा, बोले सर आर, और किसके लिए ले रहे हो, जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर आप सभी का है। यहां पे मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन लैम्डा। आपको याद रखना है लाइमन सीरीज के लिए ये कौन सी है, स्मॉलेस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट है, क्योंकि एनर्जी तेरी मैक्सिमम है। एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो यार इसको क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट बोलोगे। तो क्या हो जाएगा, बोलो सर आर, और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि सीधा सीधा ये आर के बराबर, यानी कि लैम्डा शॉर्ट बराबर किसके आ जाएगा, 1 अपॉन आर के बराबर आ जाएगा, जो लगभग तेरा 913.4 के अराउंड होती है, ठीक है। लेकिन अगर तू इसको सॉल्व करता है तो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही जाती है तेरी, 913.4 के अराउंड। समझ में आ गई, ये तेरी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट। अगर तेरे से लॉन्गेस्ट पूछा जाता है तो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है कि बोलो सर एनर्जी जब तेरी क्या होगी, मिनिमम होगी। और मिनिमम कब होगी, मान लीजिए 1 और ये 2 है, इनके बीच में एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम होने पर तेरी लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो 1 अपॉन लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये क्या हो जाएगा, आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 3, 3 आर आपका हो गया, 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम हो गया। और यहां पे लैम्डा अगर मैक्सिमम निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4/3, और यहां पे नीचे आ जाएगा आर। तो अब तेरे को पता है ना 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या लेनी है, बोले सर 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 4/3 इंटू, मैंने आपको बोला था ना क्या लेना है, 910। 1/r की वैल्यू क्या लोगे, 910, 911, 912। तो अब यहां पे देखो 3 से कौन कट सकता है, 912, तो 912 यहां पे ले लो, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9,
और 3 चौक 12 4, तो ये कितनी हो जाएगी 12-16 एंगस्ट्रॉम। ये लो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही तुम्हारी ये क्या होती है, वैल्यू आपकी होती है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, एनर्जी लेवल्स के अंदर इनको निकालना है कि किस तरीके से आपका मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। इन सभी को अगर आप लोग निकाल लोगे तो आप सभी को क्या हो जाएगा बेटा, बहुत बेनिफिट होगा। यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को आपको बनाना आना चाहिए। मैंने आपको तरीका समझा दिया था, सब कुछ आपको समझा दिया है कि कैसे आपको ये निकालना है, कैसे आपको ये सारी चीजें करनी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। अब सबसे बड़ी बात होती है, आप सभी से कई बार एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है बेटा कि जब आप लोगों को कोई एनर्जी दी जा रही है, उस एनर्जी को लेने के बाद में आप सभी क्या कर रहे हो, उस स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट के अंदर जा रहे हो। उस स्टेट को छोड़ के क्या कर रहे हो, दूसरी स्टेट के अंदर जा रहे हो, तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो, एक्साइटेड स्टेट आप सभी कह देते हो। एनर्जी लेने के बाद में जा रहे हो, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं तो nth एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधा सीधा n+1। अगर तुमसे बोलता है कि भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी फर्स्ट प्लस 1 यानी कि 2। फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट कितनी हो जाएगी, बोला सर ये हो जाएगी 2+1 यानी कि 3। यानी कि n का मतलब क्या है, जो भी वो आपसे बोल रहा है वो आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको ये एक्साइटेड स्टेट निकालना आना चाहिए, अन्यथा आप लोग फंस जाओगे सवालों के अंदर अगर एक्साइटेड स्टेट आप सभी को निकालना नहीं आता है। तो समझ में आ गई होगी, आई होप कि आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा कि सर किस तरीके से इसके अंदर चीजों को करना है, किस तरीके से हमारे लिए सारी चीजें आसान होने वाली हैं। समझ में आ गई बेटा, क्लियर है सभी को? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इन सारी चीजों को। अब सबसे बड़ी बात है कि यहीं तक आप सभी के इस चैप्टर के अंदर चीजें हैं, तो वो आपको मैंने यहां पे बता ही दिया है कि देखो ये लाइमन बार्मर सीरीज, पास्टियन सीरीज जो है मैंने वहीं पे एक्सप्लेन कर दी। देखो ये रही, n=1 है लाइमन है, n=2 पे बाल्मर है, 3 पे पास्टियन है, चौथे पे ब्रैकेट्स है, पी फुंड है। मैंने यही बताया आपको। देखो 2 पे कौन था, 2 पे आप लोगों का बाल्मर सीरीज है, और 3 पे आप लोगों का पास्टियन है, 4 पर ब्रैकेट्स है, पी फुंड है, और हम्प्रे भी मैंने आप सभी को बता दिया। तो ये सारी की सारी कहानी है। इसके अलावा अगर आप सभी जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर तैयारी करना चाहते हो जबरदस्त तरीके से, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि देखो सीयूटी का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है अड्डा 24/7। तो इसमें जाइए, ज्वाइन करिए यूजिंग द कोड Y485 जैसे ही लगाएंगे आप लोग तो एनरोल हो जाएंगे। इसके अंदर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट सीरीज आप सभी को इसके अंदर मिल जाती है, आपको ई बुक्स मिल जाती है, आप लोग लाइव बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 की ऐप के ऊपर जाना है, वहां जाके ऐप के ऊपर चली जाइए या वेबसाइट के ऊपर चले जाइए, वहां जाके सीयूटी सेलेक्ट करना है, सीयूटी और अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाके सीयूटी, और उसके बाद में कोर्सेज को आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना। बहुत सारी वीडियोस आप सभी को इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर आप लोग इसके नोट्स लेना चाहते हो तो कम्युनिटी सेक्शन है, उस पर जुड़ जाइए, और वहां पे जैसे ही ज्वाइन करोगे वहां पे आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। आई थिंक आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आई होप कि इस वीडियो के बाद में आप लोगों के डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। मैंने बहुत कम टाइम के अंदर आपको लिख लिख के सारा एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आप सभी के डाउट्स जो है ना वो दूर हो जाए, क्योंकि यही टाइम है यार जिसको आप लोगों को मैक्सिमाइज करना है, और अपनी तैयारी है जबरदस्त तरीके से करनी है कि सर सिलेक्शन चाहिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर।